जय हिंद साथियों। आप सभी छात्रों का ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम एसएससी जीडी के मैथ्स के मैराथन वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। बहुत सारे छात्रों ने परीक्षाओं को दे दिया है और बहुत सारे छात्रों की परीक्षाएं अभी भी बाकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीडी की परीक्षा जो अंतिम परीक्षा है वो 6 मार्च को है। तो अभी आज तारीख की अगर हम बात करें तो दोस्त आज तारीख है अभी आपकी 23 से 24 तारीख हो रही है। अभी आपके पास कम से कम मतलब हमको देखा जाए तो लगभग 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस 10-12 दिन के अंदर जो बच्चे एग्जाम देंगे तो मैथ्स का जो बहुत सारे बच्चों का टेंशन है वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद से समाप्त हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लिए तो मैथ का जो टेंशन आपके दिमाग में बहुत दिनों से चढ़ रखा है ना कि हम सर मैथ के अंदर अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से सवाल नहीं हल कर पाते हैं, मैं 20/20 स्कोर नहीं कर पाता हूं एग्जाम में जाने के बाद से, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। दावा है इस बात का कि आप परीक्षा के अंदर बैठेंगे तो आपको महसूस हुआ कि हमने इस वीडियो के अंदर से क्या सीखा, और मेरी गारंटी है कि आप 20/20 स्कोर करके आएंगे। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्त तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, बाकी तो हम है ही आपको सॉल्यूशन कराने के लिए। ठीक है, बहुत मजेदार सॉल्यूशन हो रहा है, बहुत मजेदार सॉल्यूशन, बहुत शानदार सेशन होने वाला है दोस्त, इसलिए बीच में वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में देखे 2 मिनट फिर स्किप करके चल दिया, ऐसा काम नहीं करने वाला है। आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, नहीं समझ में आया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर लास्ट तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो दिखाई दे रहा है, ये आपका एलसीएम एचसीएफ का है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398, 437, 5425, ठीक है, को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12, 2 शेषफल बचता है। ठीक है, अब इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं तो मैं एक तरीका बताता हूं, बहुत ही यूनिक तरीका है, आपने जिस भी तरीके से पढ़ा होगा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जो तरीका अभी बताने जा रहा हूं याद रखिएगा उस तरीके को। पेपर के अंदर मात्र 2 सेकंड का टाइम लगेगा और पलक झपकने के बाद उत्तर आपके सामने होगा। जब भी प्रश्न के अंदर बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें ए बी सी से भाग देने पर एक्स वाई और जेड शेषफल बचे, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ऐसे प्रश्नों का एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, मैं बता दे रहा हूं, a माइनस एक्स कॉमा बी माइनस वाई कॉमा सी माइनस जेड का एचसीएफ, ए माइनस बी कॉमा ए माइनस एक्स कॉमा बी माइनस वाई कॉमा सी माइनस जेड, यानी कि संख्या में से शेषफल को घटाते हुए प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया जाता है एचसीएफ निकाल करके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी नहीं है, कम टाइम में कैसे होगा, बहुत जल्दी कैसे कर लेंगे। तो सुनिएगा, a माइनस एक्स अगर हम करेंगे, संख्या मान लीजिए a है, तो a की जगह पे क्या यहाँ पे है 398, 398 में से अगर 7 हटा दे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 391 होगा, कॉमा। इसके अलावा 437 में से अगर हम 12 घटा दे तो क्या बच जाएगा दोस्त, 437 में से अगर हम 12 घटा दे तो बचेगा 425। इसके अलावा अगर हम वहां से हटाएंगे तो 5423 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, मसा, यानी 391, 425 और 5423 का मसा निकालना है। अब मसा निकालने की बात कर हम करेंगे, चुटकियों का खेल है। जब भी आपको मसा निकालने हो तो बिल्कुल ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। मसा निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी 2 संख्या का गैप उसके नीचे लिख लेंगे। जैसे 391, 425 और 5423 दिया है, मैंने कहा कि किसी भी 2 संख्याओं का डिफरेंस उसके नीचे लिख देना है। 391 और 425 का डिफरेंस क्या आया, 34 आएगा कि नहीं आएगा, 34। अब डिफरेंस जो आया, ये मसा निकालने का तरीका बता रहे हैं, चाहे कितनी सारी संख्याएं दी गई हो, हमेशा काम करना है कि प्रत्येक 2 संख्या का अंतर उसके नीचे लिख देंगे, किसी भी 2 संख्या का अंतर उसके नीचे लिखिए। जैसे यहाँ पे आया 34, अब इस संख्या को जो विभाजित कर देगा, इस 34 को जो विभाजित कर देगा वही हमारे सवाल का डायरेक्टली मसा होगा, वही मेरे सवाल का उत्तर होगा। अब इस 34 को जो संख्या काट देगी हमारे विकल्प में से, वही मेरे प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। 34 को कौन काटेगा दोस्त, 17, और इस हिसाब से इस सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है 17। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही यूनिक तरीका बताया कि जब भी आपको एबीसी कहे कि इतनी संख्याओं से विभाजित करें, क्रमशः इतना शेषफल मिले, तो आपको करना क्या होता है दोस्त, घटाना होता है। a माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, ये तो कॉन्सेप्ट है कि संख्या में से शेषफल घटा करके उसका मसा निकाला जाता है। लेकिन जब आ जाता है मसा की बात कि हम एचसीएफ निकालें कैसे, जल्दी कैसे निकालें,
तो उसका हमने तरीका बताया कि किसी भी संख्या का मौसम निकालने के लिए आप प्रत्येक दो संख्या का अंतर ले लीजिए, किसी भी दो संख्या का अंतर ले लीजिए, जो भी डिफरेंस आए, जो भी अंतर आए, उसको जो काट देगा वही आपके सवाल का राइट उत्तर होगा, वही सवाल का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब काटने से मतलब समझ रहे हैं, काटने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब किसी दो संख्या का अंतर आप लेते हैं तो मौसा क्या हो सकता है, या तो वो डिफरेंस हो सकता है या तो उसका कोई फैक्टर हो सकता है, उसका कोई गुणनखंड हो सकता है। इसीलिए हमने आपको डायरेक्टली एक ट्रिक बता दिया कि किसी भी दो संख्या का अंतर लीजिए और जो आया उसको विकल्प में से जो संख्या काट देगी वही सवाल का बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। मैं ऐसा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, हर एक सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद से हल करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज का है। किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, 3040 है ना। दर आपका दिया है 8% और टाइम जो दिया है वो दिया है दोस्त 5 वर्ष। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी। थोड़ा सा विकल्प हम आपके सामने रख देते हैं। विकल्प है 7600, उसके है 7700, 66, इसके आगे 00 और 86, इसके आगे 00। ठीक है, चलिएगा, तो धनराशि हमसे पूछी गई है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। 8% रेट दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष का, और आपको जो 3040 दिया है वो क्या दिया है, ये 3040 रुपए आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। आपसे धनराशि पूछी गई है। जब भी प्रश्न के अंदर दर और समय दिया हो, क्या दिया हो, दर और समय दिया हो, और आपसे धनराशि पूछी जाए तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दोस्त R इंटू टी परसेंटेज, यानी साधारण ब्याज बराबर दर गुणे समय परसेंटेज। इसकी मदद से आप जब आपके प्रश्न के अंदर दर और समय दिया हो और आपसे मूलधन पूछा जाए तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, R का मान रेट जो है वो 8% है और टाइम जो दिया है वो 5 वर्ष दिया है। 8 गुणा 5 करेंगे तो 8 बचे 40। यह 40 किसको डिनोट करेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाएगा, साधारण ब्याज को। 40 की वैल्यू दी गई है 3040, 40 की वैल्यू दी गई है दोस्त 3040 और आपसे धनराशि पूछी गई है। याद रखिएगा, जब प्रश्न के अंदर परसेंटेज का चिन्ह लग जाता है और कोई चीज मुझे नहीं पता होती है तो हमेशा उसको क्या मानते हैं, 100। तो 40 का मान अगर 3040 है, 100 की वैल्यू क्या होगी दोस्त, 3040 बटे में 40 गुणे में 100। अब फाइनली काट सकते हैं इसको, और 4 से जैसे ही काटेंगे तो 4 7 28 बचेगा, 2 4 6 24, 76 के आगे 2 0 यानी 7600। विकल्प नंबर ए बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरीके का, इस पैटर्न का सवाल अगर पेपर में मिल जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं दोबारा से आपको समझा दे रहा हूं, अगर प्रश्न के अंदर दर दिया हो और समय दिया हो, दर और समय देकर के आपसे धनराशि अगर पूछ ली जाए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, SI बराबर R इंटू टी परसेंटेज। इससे क्या मिला, डायरेक्टली आप ब्याज निकाल ली कि यार 5/40 40% टोटल साधारण ब्याज है। टोटल अगर साधारण ब्याज 40 है जो कि 3040 को डिनोट कर रहा है, तो वो धनराशि क्या है, धनराशि हमेशा क्या मानी जाती है, 100 की वैल्यू निकालनी थी, 7600 आ गया। मैं आशा करता हूं क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सारे सवाल दोस्त आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, कोशिश करिए एक बार अपने मन से हल करने की, फिर बाकी हमें कह रहा है कि 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है। ये क्वेश्चन एलसीएम पे आ गया, फिर आ गया 4 9 13 के अनुपात में है। इनका एलसीएम जो दिया है वो है 2340 और आपसे क्या पूछा है दोस्त, इसका मौसा पूछा है। एलसीएम दोस्त दे रखा है और आपसे इसका एचसीएफ पूछा गया है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या निकलेगा। बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। 4 9 13 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। अब 4 9 13 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं और हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब समझते हैं, एक चीज हम बताते रहे आपको, जब भी कोई संख्या रेशियो के फॉर्मेट में लिखी गई हो, अनुपातिक रूप में लिखी गई हो, तो इस 4 9 13 अनुपात के साथ लिखी हुई संख्या के साथ हमेशा कोई ना कोई एक वेरिएबल चिपका होता है। उसको आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 4:9:13 इसका मतलब यह है गुरुजी कि पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 9x है और तीसरी संख्या 13x है। क्योंकि रेशियो के रूप में लिखी गई संख्याएं कभी भी वास्तविक हो ही नहीं सकती हैं। अगर ये कोई कहे कि रेशियो के रूप में लिखी गई संख्याएं वास्तविक हो सकती है, कतई नहीं हो सकती है। तो अनुपात के रूप में लिखी गई संख्या वास्तविक नहीं हो सकती है। तो कौन सी संख्या हो सकती है, उसका एक्चुअल मान निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि हमेशा उस संख्या के साथ x लगा दीजिए ताकि हम उसके एक्चुअल मान तक पहुंच पाए। यानी कि अनुपात जैसे ही हटता है, रेशियो को जैसे ही हटाते हैं तो उसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ता है जिसको हम x कह सकते हैं, y कह सकते हैं, z कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसी का एलसीएम दिया है 2340। तो चलिए देखिएगा
इसका मतलब है 4, 9 और 13, इसी 4x, 9x, 13x। पहली संख्या है 4x, दूसरी संख्या है 9x और तीसरी संख्या है 13x। इन तीनों का एलसीएम जो है वो 2340 दिया है। तो एक बार देखते हैं एलसीएम निकाल करके। 4, 9 और 13 का एलसीएम क्या होगा? आपस में जब कुछ भी कॉमन नहीं है, जब संख्याओं के बीच में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो एलसीएम क्या होता है? डायरेक्टली उसका मल्टीप्लाई। तो 4 × 9 36, 36 का गुणा 13 में कर दीजिए, तो 13 × 39 और 13 × 6 = 78। 390 में 78 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 468, यानी 468x की वैल्यू आपकी दी गई है, इसका हमने एलसीएम निकाला, और x और x का एलसीएम तो x ही होगा, तो इसके साथ x लगा दिया। इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 2340 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर 468 से डिवाइड करेंगे आप 2340 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 5 = 20, और 68 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो निश्चित रूप से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और आपसे क्या पूछा गया था? आपसे यही पूछा गया है वो मौसा क्या है। अब अगर हम बात करें तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। मौसा क्या होती है? मौसा वह संख्या होती है जो तीनों जगहों पे मौजूद होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी जगहों पे मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन होना जरूरी है भाई। 4, 9 और 13, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अब कॉमन क्या था? x तीनों में कॉमन था, यानी जो भी मौसा निकलेगा वो x का वैल्यू होगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी हम बता सकते हैं कि मौसा क्या होगा? 5। विकल्प नंबर ए बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होगा। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना नहीं भूलेंगे आप, और सब्सक्राइब चैनल को तो जरूर करेंगे। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए आप। अगला है कि एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, कुल राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, मूल्य में अगर 5% की वृद्धि हुई और बिक्री में कितने परसेंट की कमी हो गई दोस्त? 16% की। एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो तो एक फॉर्मूला आता है x + y + x × y/100। x + y + x × y/100, इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते हैं अक्सर। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो, 2 बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो, 2 बार लगातार प्रतिशत के अंदर वृद्धि या कमी की जाए, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको हम लगा सकते हैं, +5 - 16 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -5 का गुणा 16 में करेंगे 80/100। ठीक है, तो +5 और -16 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा दोस्त? -11, माइनस यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8/10 हो जाएगा, यानी 0.8। तो यानी हम बता सकते हैं कि -10.2 हो जाएगा, और इतने ही परसेंट की आपको इसमें कमी दिखाई देगी। क्या कह रहा है इसमें कि राजस्व पढ़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा। समझाया? एक बार कहा कि भाई 5% की वृद्धि हो गई तो +5 लिखा, और एक बार कहा कि 16% की कमी हो गई तो -16 लिखा। प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। भाई एक बार +5 है, एक -16 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, -8/10 हो गया। तो अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 11.8 -11 और -0.8 हो जाएगा, -11.8%। ठीक है ना? इतने की कमी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3772 रुपया है, वह धनराशि कितनी है? तो देखिएगा 9% की दर से और 2 वर्ष का है, टाइम दे दिया है आपको 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको दिया वो 3762 रुपये दिया, और आपसे पूछा है दोस्त धनराशि क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं हल करके। बहुत आसान क्वेश्चन है, और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लगभग जब भी आते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं, तो उन परेशानी का समस्या जो समाधान है वो निश्चित रूप से आज की इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जब आपके प्रश्न के अंदर टाइम 2 साल दिया हो, कोई एक रेट दिया हो, कोई एक दर हो, कोई एक रेट परसेंट पता हो, और टाइम अगर 2 साल का हो, तो हम याद रखेंगे इकट्ठा एक ही बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इकट्ठा चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपसे भी हमने कहा एक फॉर्मूला बताया था SI = R/T, यानी दर और समय दिया हो तो तुरंत हमको कुल साधारण ब्याज निकालने के लिए बहुत कठिनाई नहीं होती थी। SI बराबर हमको पता है R/T, साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय, तो उससे हम निकाल सकते थे अगर दर समय दिया है। लेकिन मान लीजिए जिन सवालों में आपका ये चीजें नहीं दी गई हो,
क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में तो ऐसा होता नहीं है, तो ऐसे के लिए आप याद रखिएगा एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन में 100। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं कब, जब टाइम 2 साल का हो और कोई एक रेट परसेंट दिया हो, एक दर दिया हो, टाइम अगर 2 बार का हो, टाइम अगर 2 बार हो और एक रेट दिया हो, तो कुल इकट्ठा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। फिर x के जगह पे क्या होगा, x और y क्या है, x और y दर है दोस्त। तो यहाँ पे चूंकि एक ही दर है तो हम क्या करेंगे, एक ही दर को 2 बार लिखेंगे। ऊपर लिखते हैं, देखिए 9 9 इंटू 9 अपॉन में 100, यानी फाइनली बता सकते हैं 9 9 18 9 81 बटे 100, यानी 18.81 अपॉन 100 करेंगे तो 18.81%। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3762। हम कह सकते हैं 18.81% की वैल्यू 3762 दी गई है। जो हमसे पूछा गया है वो है धनराशि, जो प्रिंसिपल क्या है, वो मूलधन क्या है, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। परसेंटेज के अंदर हमने कहा कि जिस भी प्रश्न के अंदर परसेंटेज यूज करेगा और कोई चीज ना पता हो तो उसको हमेशा आप 100 मानेंगे। 18.81% की वैल्यू आपकी 3762 है। मुझे निकालना है कि वो 100% वो धनराशि कितनी है, यानी 100 का मान निकालना है। अब एक चीज हम आपको बताएं, ये कितने बार में कट जाएगा दोस्त, डबल है इसके। अरे 18 दूनी 36 और 81 दूना 162, यानी 3762 तक पहुंच जाएंगे हम। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो दोस्त, वो हो जाएगी 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा। तो आपसे मूलधन पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 20,000, वो धनराशि हो जाएगी 20,000। तो जब भी प्रश्न के अंदर 2 बार का 2 टाइम्स दिया हो, टाइम आप 2 टर्म में दिया हो, 2 बार दिया हो, 2 साल हो सकता है ना, कभी अर्धवार्षिक कर देता है, हाफ ईयरली करता है, तो वही मान लीजिए 1 साल का टाइम है तो 2 बार में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब भी टाइम की गणना आपको 2 बार करनी पड़े और कोई इकट्ठा एक दर दिया हो, तो आपको टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। और इसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। 20,000 इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। मैं ऐसा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 9 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। तृतीयानुपाती का मतलब समझते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए फॉर्मूला याद होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे प्रथम संख्या। थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी निकालना हो, तृतीय अनुपाती निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए जानते हैं क्या होता है, इसके लिए होता है सेकंड नंबर का स्क्वायर बटे फर्स्ट नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो दूसरी संख्या कितनी है दोस्त, 36 है। 36 का स्क्वायर कर देंगे, 36 गुणे 36 और बेटे प्रथम संख्या 9, 9 चौके 36, 36 चौके 144। तो आपका जो सवाल पूछा है कि तृतीयानुपाती क्या होगा, तो वो होगा 144। बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ देता तो क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है दोस्त रूट अंडर रूट ए बी, यानी रूट के अंदर a इंटू बी, वो मध्यानुपाती का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न भी दोस्त रेशियो का ही है। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। बिल्कुल आसान है, 9:5 है। आगे क्या बोला, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो बड़ी संख्या भी ये है, ठीक है जी, इसमें 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 4 घटाया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब 2:1 हो जाएगा। कब ऐसा करने पर, जब बड़ी संख्या में आप 8 जोड़े हैं तो +8 और छोटी संख्या में 4 घटाए यानी -4, ऐसा करने पर। ठीक है, अब देखिएगा इसको हल करेंगे। इसका जो भी विकल्प है वो आपके सामने ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या निकालनी है तो आप कह सकते हैं, देखिएगा इसके लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम सीपीएम का कॉन्सेप्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तिरछा गुणा करके निकालते हैं। तिरछा गुणा करिए, 9 का 9 यहां लिख देंगे और यहाँ पे 2 बचे 10। इस 9 और 10 का गैप लेंगे, 9 और 10 का गैप दोस्त कितना हो जाएगा, 1। इसको नीचे लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8, -8, गैप देखना है दोस्त, -8 और 8 का गुणा 1 में करेंगे, मल्टीप्लाई ही करना है, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो -8 और 8 के बीच का गैप, उसके बीच का डिफरेंस का मतलब एक बार दोबारा से माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 और 8 16, यानी 1 यूनिट 16 के गैप के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 16 के गैप के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा है दोस्त, जो पूछा है हम बता सकते हैं। हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या दोस्त क्या है इसमें, 9। बड़ी संख्या क्या है, शुरुआत में बड़ी संख्या भाई 9 और 5 में बड़ा तो 9 ही है ना, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 144। और ये प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। डबल रेशियो अगर प्रश्न के अंदर दे दिया जाए तो इसी तरीके से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज हम बता दे रहे हैं, एक जादू दिखा दे रहे हैं आपको दोस्त।
क्योंकि एग्जाम के अंदर रेशियो का क्वेश्चन आए तो एक जादू भी चलता है और बहुत सुंदर तरीके से वो जादू चलता है। पहले इसको मिटा देते हैं तब हम बताते हैं वो जादू क्या है। रेशियो का सवाल अगर आए इस तरीके का ना, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हल नहीं करते हैं, ऑप्शन मेथड से ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे 110 दिया था विकल्प के अंदर और आपका 114 दिया, उसके बाद से 144 दिया, उसके बाद से 104 दिया, ठीक है, और आपसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। तो देखिए शुरुआत में संख्या का अनुपात अगर हम देखें तो 9:5 था। शुरुआत में हम देखें संख्याओं का अनुपात 9:5 था। इसमें बड़ा क्या है, बड़ी संख्या 9 है। अगर बड़ी संख्या 9 है और अगर हम बात करें तो एक्चुअल संख्या क्या वास्तविक संख्या 9 है क्या? नहीं, वास्तविक संख्या 9 नहीं है। वास्तविक संख्या जब भी निकालनी होती है तो रेशियो का चिन्ह हटाना पड़ता है और रेशियो के लिए क्या लिखते हैं हम, जब भी रेशियो हटेगा तो क्या उसके साथ आएगा x। यानी बड़ी संख्या 9x हो सकती है और छोटी संख्या 5x हो सकती है। बड़ी संख्या 9x, छोटी संख्या 5x। अब हमसे पूछा है बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या जो भी होगी मुझे ये नहीं पता है 9 और x के बीच में किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का गुणा x। अब मुझे एक चीज पता है, एक चीज पता चल गई यहां से बहुत बड़ी चीज, कि अगर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा है। अब जो भी बड़ी संख्या होगी ना वो 9 के गुणज में होगी। क्या होगी? 9 के गुणज में होगी। 9 के आगे क्या इसका चिन्ह लगा है, गुणा का चिन्ह लगा है। तो जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर होगा वो 9 से कटने वाला होगा और 9 से केवल बस एक ही विकल्प कटने वाला है और ये मेरे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्टली क्वेश्चन देखा और उत्तर टिक कर दिया। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट दोस्त, देखिए पढ़ने के लिए तो आप हर जगह पढ़ते होंगे, 50 जगह पढ़ते होंगे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये सीखना है, विकल्प से प्रश्न कैसे हल होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन विकल्प से बाय ऑप्शन कैसे हल कर सकते हैं, इस तरीके से सीखना है, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर से जरूर। क्योंकि मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, मैंने खुद से बहुत सारी परीक्षाओं को क्रैक किया और मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि विकल्प से जब उस व्यक्ति क्वेश्चन हल करता है तो निश्चित रूप से उसका टाइम घटता है क्वेश्चन हल करने का। ठीक है, तो इस वजह से बाय ऑप्शन अगर क्वेश्चन को हल किया जाए वो भी यूनिक तरीके से, तो जो मान लीजिए ऐसा नॉर्मली टाइम आपका 15 मिनट लग रहा हो तो वो हो सकता है कि आपका 10 मिनट में हो जाए। और ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप करेंगे तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक किसी कार्य के 5/7 भाग को 15 दिन का समय लेता है। एक किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में कितना दिन का टाइम लगा दोस्त? 15 दिन का टाइम लगा। आगे बी की मदद से उन्हें समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। तो देखिए ये अकेले हैं, 5/7 काम 15 दिन में करता है। अगर हम पूछे कि ये अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 5/7 काम 15 दिन में किया, पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? तो किसी भी चीज का टोटल जो है वो उसके नीचे दिया होता है, तो उसका टोटल क्या हो सकता है? 7। भाई 5/7 का मतलब फ्रैक्शन का मेथड आप समझे होंगे, फ्रैक्शन का मतलब होता है उसके नीचे हमेशा उसका टोटल दिया होता है और उसके ऊपर उसका रिजल्ट होता है। तो यानी टोटल काम का कितना है? 7। और ये 5 क्या है? 5 जो कर लिया है, यानी 5 का मान 15 है। 5 की वैल्यू अगर 15 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। एक इसका मतलब पूरा काम 21 दिन में कर सकता है। आगे बोला बी की मदद से उसने समूचे कार्य को 12 दिन में कर लिया, यानी ए प्लस बी जो है, भाई बी की मदद लिया तो ए प्लस बी जो है वो 12 दिन लगा। और आगे आपसे पूछा कि अकेले बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लग सकता है। तो आप अब 21 और 12 का एलसीएम लेंगे, 21 और 12 का एलसीएम लेंगे और उसके बाद से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ 21-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 84। तो यहां से अगर देखें तो 21 चौक 84 और 12 सत्ते 84, यानी एक की अकेली क्षमता कितनी है? एक की अकेली क्षमता कितनी है? 4। अच्छा, ए और बी दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी है? 7। अगर ए की अकेली क्षमता 4 है और दोनों को मिलाकर क्षमता 7 है, यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं भाई ए की क्षमता अगर 4 है और दोनों को मिलाकर 7 है तो बी की क्षमता कितनी रही होगी दोस्त? 3। तो अगर बी से ही हम पूरा काम कराना चाहते हैं तो बी की क्षमता 3 है, 3 से 84 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 डेज। बी को अकेले काम करने में कितना दिन का टाइम लग सकता है दोस्त? 28 दिन का। मेरे ख्याल से प्रश्न समझ में आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर आप लाइक करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है? सोमू ने 10,000 रुपया पर धनराशि साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? तो सुनिएगा, 3 वर्ष का टाइम है, 3 वर्ष का टाइम है और कितने परसेंट के हिसाब से लिया है उसने? 7% के हिसाब से 6 महीने की दर से। हर 6 महीने पे उसको कितना परसेंट ब्याज देना होगा? 7% ब्याज देना होगा हर 6 महीने पे 7%। टोटल टाइम कितना है? 3 साल का। तो अगर हम देखें तो 6 महीना जो है 6 महीना जो है वो 3 साल में कितनी बार आएगा? 3 साल का मतलब होगा 36 महीना। तो 6 महीना 36 महीना में कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा।
कितने बार आएगा? 6 बार, यानी उससे वो 6 बार ब्याज वसूल लेगा। तो 7% के हिसाब से तो कितनी बार ब्याज वसूलेगा? 6 बार वसूलेगा, क्योंकि हर 6 महीने को 6% लेने वाला है। हर 6 महीने पर कितना परसेंट लेने वाला है? सॉरी 7%। हर 6 महीने पर 7% लेगा और टोटल टाइम 3 साल का है, यानी वो उससे 6 बार ब्याज वसूलने आएगा। साधारण ब्याज की एक सबसे खास बात होती है कि उसमें एक बार जो ब्याज रेट फिक्स कर दी जाती है ना, वही लॉन्ग टाइम तक चलती है, जब तक कि आप उस ब्याज को नहीं चुका देते हैं, उस धनराशि को नहीं चुका देते हैं, तब तक वही चलती रहती है। तो 7% के हिसाब से अब 6 बार देंगे, इसका मतलब टोटल अगर हम देखें तो 42% धनराशि जो है वो ब्याज के रूप में दे देंगे। अब पूछा है क्या सवाल के अंदर? सवाल के अंदर यह पूछा है कि भाई साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो 10,000 रुपया लिया था उसने, 10,000 रुपया क्या लिया था? 10,000 रुपया लिया था, तो 10,000 रुपया पर उसको 42% ब्याज देना पड़ेगा। इस 10,000 का 42% देखिए कितना होता है। 10,000 का 42% अगर हम बात करें तो ये 4200 हो जाएगा, यानी 4200 रुपया उसको एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में देना पड़ जाएगा। तो 10,000 रुपया तो वो लेकर ही आया है और 4200 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में देने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब वो धनराशि जो वापस करेगा वो करेगा 14,200। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत आसान चीज है। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन था कि भाई परसेंटेज सर क्यों लगातार 6 बार गुणा कर दिए, तो वजह है साधारण ब्याज हमेशा बदलता नहीं है, एक बार जो ब्याज रेट फिक्स हो गई वही लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपया है, तो समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा ठीक है जी, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 4% की दर से 2 वर्ष में। अभी हमने कहा कोई एक रेट अगर पता हो, इस सवाल अभी कराए हैं, कोई एक रेट पता हो आपको और टाइम अगर 2 बार का दिया हो, तो आप फॉर्मूला से आप इकट्ठा निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो x + y + x × y/100 वाला फॉर्मूला बताए हैं। 4% के हिसाब से अगर हम बात करें 2 साल का, तो 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी फाइनली आप कह सकते हैं 8.16%, 8.16 डिवाइड बाई 100, 100 से अगर भाग लगाएंगे 16 में तो 0.16 आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 8.16 की वैल्यू कितनी दी गई दोस्त? तो 8.16% की वैल्यू दी गई है 1530। अब आपसे पूछा है कि समान राशि पर समान दर में साधारण ब्याज क्या होगा। 4% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अभी हमने बताया अगर रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है? SI = R × T, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। 1530 बटे में 8.16 × 100, चूंकि धनराशि हमसे पूछी गई है, धनराशि सॉरी साधारण ब्याज पूछा गया है, तो 8 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से एक डेसिमल हटेगा और यहाँ 00 पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 00 पर चला जाएगा, यहाँ से जैसे डेसिमल हटाएंगे ऊपर 00 जाएगा और इनटू में 100 लिखा ही है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद से हम इसका बिल्कुल राइट जवाब दे सकते हैं। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्त 1500 रुपया। कितना हो जाएगा? 1500। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1500 के आसपास आएगा। तो कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी ये है कि इस वीडियो के अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा दें जिसके बदौलत आप पेपर के अंदर प्रश्न हल करके आ जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद से एक सामान बेचा गया है 3420 रुपया में। कितने में बेचा गया है दोस्त? 3420 रुपया में गया है। कितने परसेंट की छूट के बाद? 10% और 5%। वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है और वो अंकित मूल्य यहाँ पे विकल्प के अंदर दिया है 6000, 4400, 4000 और उसके बाद से 5000। ठीक है, तो आपको निकालना है दोस्त वस्तु का अंकित मूल्य। कितना परसेंट की छूट दिया गया है? 10% और 5%। इसकी छूट देने के बाद 3420 में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 10% की छूट दिया गया, फिर 5% की छूट दिया गया। दो तरीके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। इसमें एक ऐसा तरीका है भाई हम अंकित मूल्य निकालना है हमको, तो वो चीज नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे x। और 10% की अगर छूट दी गई तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 90। फिर एक बार छूट दी गई तो फिर एक बार छूट कितने दी गई? 5% की, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 5 चला जाएगा 95 और बराबर हो जाएगा दोस्त 3420 के। ठीक है, आप फाइनली बता सकते हैं 1 0 से 0 कैंसिल और 9 से इसको काट सकते हैं। कितने बार में कट जाएगा? 1 0 से 0 कैंसिल कर लिया हमने। ये 9 से देखिए कटेगा कितने बार में, तो 29 27 बच जाएगा तो कितना? 7 और 7 2 72 9 8 72 380। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर 19 से कट जाएगा दोस्त, 19 पचे 95 होगा, 19 दूनी 38, 20 हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, ये 20 कितने बार में, 4 बार में। फाइनली आप कितने बता सकते हैं, x अपॉन 10 into 100 1000 बराबर 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4000, आपका हो जाएगा 4000। विकल्प नंबर सी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, आपको यहाँ पे 2 बार की छूट दी गई और आपसे पूछा था कि भाई इतने में बेच दिया गया, अंकित मूल्य बताइए। तो उस अंकित मूल्य को हमने क्या मान लिया, x, एमपी जो मार्केट प्राइस है उसको x मान लिया। 10% की छूट दी गई, 90/100, 95/100 बराबर। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्त। अब ये फिलहाल का जो पैटर्न चल रहा है पेपर का, इस तरीके के प्रश्न उसके अंदर आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी औसत चाल बताएं। तो सुनिएगा, कोई व्यक्ति अगर चाल x से जाए और y से वापस आ जाए, 2 चाल दिया गया हो और अगर औसत चाल निकालना हो तो एक फार्मूला तो आप बहुत पहले से पढ़ के रखे होंगे, 2xy बटे में x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे x प्लस वाई। तो इसका यूज करिए। पहली चाल कितने दी गई है, 60, तो 2 इंटू 60 इंटू 14 पहली चाल, दूसरी चाल बटा में 60 और 40 कितना हो जाता है दोस्त, 100। 00 कैंसिल, 6 चौके 24 और दूनी 48। तो आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, ये आपकी इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। जब भी 2 चाल दिया गया हो, औसत का प्रश्न आपसे पूछे, 2xy बटा x प्लस वाई, औसत चाल का ये फॉर्मूला है। कब, जब 2 चाल आपको दिया हो और औसत चाल पूछा हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो यह 432 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो सुनिएगा, 80 के हिसाब से चलना शुरू की, ठीक है, और 2 घंटा जब बीता है, 1 घंटा तो ठीक है भाई, पहले 80 चली, 2 घंटे बाद से, जैसे ही 2 घंटा चली है उसके बाद से 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल बढ़ जाएगी, तो उसके कहा है कि 432 करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो 2 घंटा का तो भाई वैसे ही चलेगा, हर 2 घंटा बाद उलट जाएगा। तो मान लीजिए पहले 80 है, फिर 80 है, लेकिन आगे चल करके 88 हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से इस सवाल का आपको जवाब देना है। इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, इसको छोड़ रहे हैं दोस्तों भी, क्योंकि इसके अंदर विकल्प ही गायब है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो है उसका विकल्प गायब है। यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है, 3/4 का 80%, कोई संख्या अगर x है, इसके 3/4 का 80%, 80% का मतलब समझते हैं, 80% का मतलब हो गया 80/100, और ये कितने के बराबर है, 63 के बराबर है। आपसे पूछी गई है कि वह संख्या क्या है। बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ठीक है, अब आगे अगर 3 से हम काटे तो ऊपर काट सकते हैं, 63 को 21 बार में कट जाएगा। फाइनली बता सकते हैं x इंटू 4 अपान में, अब देखिए यहाँ से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x अपान 5 बराबर 21, x की वैल्यू हो जाएगी 21 इंटू 5 105, 105, 105 बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पाइप टंकी का है। पाइप टंकी का नहीं है, ये भी परसेंटेज का है। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। तो अनुपात शुरुआत में दिया है दोस्त 5:4, कितना दिया, 5:4, और इसके अंदर कह रहा है कि ये पुरुष है मेल और ये फीमेल। पुरुष के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि की गई, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 16% और 15%। तो पुरुष के अंदर दोस्त वृद्धि की गई है +16%, और फीमेल के अंदर कितने परसेंट की वृद्धि की गई, तो फीमेल के अंदर दोस्त वृद्धि की गई +15। तो आपसे पूछा पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। आइए बताते हैं। परसेंटेज में बढ़ाना है तो याद रखिएगा रेशियो के लिए 00 लगा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में जब भी बढ़ाना हो और कोई संख्याएं रेशियो में दी गई हो, संख्याएं रेशियो में दी गई हो और आपको परसेंटेज में बढ़ाना हो तो पेट में दर्द हो जाता है आधे बच्चों को कि सर करें तो कैसे करें। कुछ भी नहीं करना है, रेशियो में जब चीजें दी गई हो, परसेंटेज में बढ़ाना हो तो उस रेशियो के साथ जो लिखी गई संख्या है उसमें 00 अगर नहीं है तो अपने तरफ से 00 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे अपने हिसाब से 500 लिख दिया और यहाँ पे 400 लिख दिया, ताकि असर भी ना पड़े, क्योंकि अगर बीच में रेशियो आएगा 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर बातें वही होंगी 5:4 की। अब आगे कह रहा है कि 16% बढ़ा दिया गया,
अगर देखेंगे 500 का 16% बढ़ाना बहुत आसान है। 500 का 16% होता है 80, यानी हम कह सकते हैं 580। और यहाँ पे अगर 15% बढ़ाना हो तो 400 का 15% होता है 60, यानी हम कह सकते हैं 460। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आप काटिए, 2 से काटेंगे 29 बार में, 2 से 46 23 बार में, 29:23 इस बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला है। आसान सवाल है। रेशियो में जब भी आए, कहने का मतलब यह है कि रेशियो में जब भी आए संख्याएं और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, परसेंटेज में वृद्धि या कमी करनी हो, तो उस रेशियो वाली संख्या के साथ अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से करने के लिए 00 बढ़ा लीजिएगा। क्लियर होगी बात? चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोशिश करते रहिए हल करने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए और बी एक भरे हुए टैंक को 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है वो 16 घंटे में और बी जो है वो 24 घंटे में, ठीक है, खाली कर सकते हैं। और सी खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। अच्छी बात है भाई, सी 4 घंटे में भर सकता है। तो ये खाली करने वाले हैं माइनस रख देते हैं, या भरने वाला है प्लस रख देते हैं। तीनों टैंक को करें एक साथ खोल दिया गया तो टंकी 35% भर जाएगी। टंकी जो है कितने समय में भर जाएगी ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 16, 24 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, 16, 24 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम की अगर हम बात करें तो आपका हमको लगता है कि 240 होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। देख लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। 16 से अगर 240 में भाग लगाएं तो 16 का 16 और बचेगा 8, 16 25 15 हो जाएगा। 15 इसकी क्षमता हो गई, यहाँ पे इसकी क्षमता 10, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। ये 15 खाली करने वाला है, 10 खाली करने वाला, और 60 क्या है, भरने वाला। अगर तीनों को एक साथ चालू करेंगे आप तो आप ये देखेंगे कि सी जब 60 लीटर भर रहा है तो उसी के साथ उसी समय ए और बी खाली करने में लगे हुए हैं, यानी 15 और 10 25 खाली कर देंगे। 15 और 10 अगर 25 खाली कर देंगे और 60 भरा गया, 60 लीटर भरा, 25 लीटर बाहर निकल गया। यानी आपको यह समझ में आ रहा है कि सर हर घंटे या हर मिनट 35 लीटर भर रहा है। कितना भर रहा है भाई, 15 10 25 खाली हो गया और 60 भर गया। अगर प्लस 60 में से 60 भरा और तब तक 25 खाली हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर हर घंटे 35 लीटर टंकी भर रही है। और हमको क्या करना है, टंकी का 35% भरवाना है। कितना भरवाना है, टंकी की 35% भर जाएगा कितने समय में, तो 240 का 35% निकालिए। 240 का 35% निकालिए, वो टाइम आपका निकल जाएगा। 240 लीटर का अगर 35% हम निकालें तो आप आराम से, थोड़ा सा दशमलव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 35, 5 दूनी 10, 24 सत्ते, या फिर देखिए ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10, और 2 से 24 कितने बार में, 12, 12 सत्ते 84, 84 आएगा। तो 84 आपको भरना है, 84 लीटर ही भरना है। हर घंटे 35 भरी जा रही है, हर घंटे 35 भरी जा रही है। 84 लीटर अगर भरना है तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं भाई 84 लीटर हमको भरना है, क्योंकि कहा कि पूरी टंकी का हमको 35% भरना है। 240 का 35% कितना है, 84 लीटर भरना है। हम जान रहे हैं हर घंटे 35 भर रही है, तो 35 से 84 में भाग लगा देंगे। अब फाइनल उत्तर आएगा 35 दूनी 70, बचेगा 14, और उसका भाग लगाएंगे 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। मेरे ख्याल से प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, घबराहट अगर रहेगी मन के अंदर प्रश्न नहीं समझ में आएगी। लेंथी सवाल कभी पेपर में आए तो घबराया नहीं जाता है, और इसको हम लेंथी नहीं कर सकते, आसान सवाल। एबीसी एक कार्य को 60, 30 और 20 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी प्रत्येक 5वें दिन ए बी और सी मिलकर उस काम को, ठीक है सुनिएगा एक बार, 60 30 और 20, ए किसी काम को 60 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 60 30 और 20 का एलसीएम अगर हम देखें तो 60 हो जाएगा दोस्त। 60 का 60, 30 दूनी 60 और 20 की 60। अब आगे क्या बोला, कह रहा है कि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में सर, 5वें दिन आ रहे हैं दोस्त, यानी 4 दिन तक तो ए अकेला रहा। 4 दिन तक अगर ए अकेला रहा, और ए की क्षमता कितनी है, 1, अगर ए की क्षमता 1 है और 4 दिन तक वो बेचारा अकेला रह रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा भाई, प्रत्येक दिन उसकी क्षमता 1 है, तो 4 दिन में 4 काम कर लिया होगा। ठीक है जी, 4 काम कर लिया। अब 5वां दिन जैसे ही आया तो उसके साथ बी और सी दोनों आ गए। अब जैसे ही 5वें दिन बी और सी आ गए, तो अब क्या हुआ, अब उस दिन काम तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो 3 2 5 और 1 6 काम हो रहा है। यानी कि 5 दिन का मेरा आउटपुट जो मिला,
5 दिन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो 5 दिन में हम कितना काम कर ले रहे हैं दोस्त, 410 काम। 5 दिन में 10 काम कंप्लीट हो रहा है। अब हमको काम कितना कराना है, हमको काम कराना है दोस्त 60। पूछा है ना कि एक कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा, ठीक है। अब 60 काम अगर कराना है, 5 दिन में अंदर आप 10 काम कर रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी 10 काम करने में 5 दिन का टाइम लग रहा है। अगर पूरा काम हम लोगों को कराना हो इस हिसाब से 60 काम कराना है तो काम कितना गुना है, 6 गुना। तो टाइम कितना लगेगा, 6 दिन, 6 गुना। भाई काम अगर 6 गुना हुआ तो टाइम भी 6 गुना लगेगा। 5 6 के 30 दिन, 30 दिन में पूरा का पूरा काम फाइनल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एलसीएम का है। ये एलसीएम का बहुत बेसिक सवाल है, फ्रैक्शन का, ठीक है ना। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है 18/15 18/5 6/5 18/125 इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। सुनिएगा दोस्त, जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते समय बात याद रखिएगा, अंश का हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, न्यूमिनेटर का हमेशा एलसीएम और बटे डिनोमिनेटर का एचसीएफ। न्यूमिनेटर का एलसीएम बटे डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अंश का लघुत्तम बटे हर का महत्तम। जब भी आपको भिन्न का लसा निकालना हो, भिन्न का एलसीएम निकालना हो, तो अंश का लसा बटे हर का मस। अंश का अगर लसा हम देखें 18, 6 और 18 का एलसीएम अगर देखेंगे तो 18 ही आएगा। और मस, हर का मस, हर का एचसीएफ क्या होगा, 5, 5 और 125 का मस क्या होगा दोस्त, 5। अब इसी को आपको हल करना है। 5/18 हल करेंगे 3.6 बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अच्छी बात है दोस्तों, सुनिएगा। कह रहा है 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो धनराशि पता नहीं है, तो धनराशि अगर नहीं पता है तो मान लेंगे 100। तो 100 से हो गई 200। 100 से 200 होने में कितना टाइम लगा है दोस्त, उसको 6 वर्ष का टाइम लगा। कह रहा है 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो 100 से अगर 5 गुना अगर हम बात करें तो 5 गुना कितना होता है दोस्त, 500। यानी 500 होने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, यही तो पूछा है भाई। 2 गुना होने में 6 साल, तो 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज बताइए, अगर ब्याज साधारण ब्याज है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धनराशि में कितना वृद्धि हुई, 100। हर साल 100 रुपया जब बढ़ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 6 साल का टाइम लग रहा है। 100 रुपया जब बढ़ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 6 वर्ष का। यहाँ पे दोस्त कितना बढ़ गया है, 300 रुपया। कितना बढ़ गया है, 300 रुपया। बड़े आराम समझिएगा, 100 रुपया यही 100 से 200 हुआ, डबल हुआ तो 6 साल का टाइम लगा। तो डबल हुआ, 100 से 200 हुआ, यानी 100 रुपये का ब्याज मिला 6 साल में। तो जब 200 से 500 हुआ तो 300 रुपये का ब्याज मिला ना, और 300 रुपये का जो ब्याज मिला तो इसका मतलब टाइम कितना लगा होगा भाई। जब आपकी धनराशि 3 गुनी हो रही है तो टाइम भी 3 गुना लगेगा। यानी यहाँ पे आपको इसको टाइम लगने वाला है 18 वर्ष। और उसने पूछा है कि पूरा 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, यानी 100 से 500 होने में टोटल टाइम कितना लगा। तो 6 वर्ष और 18 वर्ष अगर हम जोड़ देंगे तो दोस्त कितना उत्तर आ जाएगा, 24 वर्ष। हम बता सकते हैं कि धनराशि 5 गुना होने में 24 वर्ष का टाइम दिया है। बाकी आप फॉर्मूला भी यूज करते होंगे, n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर T1/T2। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप कि प्रथम बार कितनी गुना हुआ, दूसरी बार कितनी गुना हुआ, प्रथम टाइम दूसरा टाइम कैलकुलेट करेंगे, उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत बेसिक सवाल है जो परीक्षाओं के अंदर लगातार रिपीट हो रहे हैं दोस्त। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 342 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 438 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो 342 मीटर लंबी ट्रेन है और 438 मीटर लंबा पुल है, इसको पार 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो कह रहा है पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है ना, तो ये दोस्त है ट्रेन की लंबाई, और ये किसकी लंबाई है, ये पुल की लंबाई है, और आपसे पूछा है समय। ठीक है, सेकंड के अंदर बताना है। सुनिएगा, ट्रेन की लंबाई 342 है और 438 पुल है। जब भी याद रखिएगा ट्रेन किसी को क्रॉस करेगी, जब भी याद रखिएगा ट्रेन किसी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई उसके साथ हमेशा ऐड हो जाती है। समय आपसे पूछा है तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे 4। तो अगर टोटल डिस्टेंस हम देखें और हमने कहा कि ट्रेन जब भी किसी को क्रॉस करती है, ट्रेन जब भी मान लीजिए किसी को क्रॉस कर रही है तो इसकी लंबाई और उसकी लंबाई हमेशा ऐड हो जाएगी। 342 और 438 अगर ऐड करें तो 4 3 700 और 42 8 50 और 30 80,
यानी कि 780 हो जाएगा। यानी टोटल मीटर लंबाई अगर हम देखें, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो 780 मीटर हो गया। और चाल, अब देखिएगा ये दूरी मीटर में है और यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर के साथ कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आएगा, मीटर के साथ मीटर ही आएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को भी हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और इसके लिए गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। 18 तिहाई 54, 3/15 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 5 से काट लेते हैं, तब क्या करना है, ठीक है 5 से काटते हैं। इसमें 5 × 5 बच जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 28, तो 50 25 बच जाएगा 3 और 5 × 30। फिर 3 से काटते हैं, 3 × 5 15 और 3 दूनी 6। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि 52 सेकंड का उसको टाइम लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है दोस्त। ये सारी चीजों आपको पढ़ करके ये लग रहा होगा कि हाँ यार हमने कुछ पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शुरुआत है दोस्त, शुरुआत है और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ अपने पास होगा। अभी बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं जो अपने आप में बहुत यूनिक है। आपने जो भी आज समझा होगा, बहुत आराम से हमने समझाने की कोशिश की, और अगर ये चीजें समझ में आई होंगी तो पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो रेगुलर ये सब वीडियो आती रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं कि मैथ की पहली वीडियो है इसके बाद आएंगे, नहीं। रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, आप इस चैनल को देखते रहिए। बाकी जिन छात्रों की परीक्षाएं आप सभी को पता ही है, यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, 6 महीने बाद परीक्षाएं होने वाली है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, किसी भी चैप्टर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको कमी हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो निश्चित रूप से उसमें हमारी आपको 100% मदद मिलेगी, उसमें 100% सुधार होगा। लेकिन काम एक करना है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तब तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। बाकी जल्द ही हम एसएसजीडी की परीक्षाएं जैसे कि चल रही है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट किया, जीके का मैराथन वीडियो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।